आप सभी को मेरा नमस्कार। सोशल साइंस की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 4 अर्ली ह्यूमंस एंड बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि मैं कुछ समय से वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, मगर अब से आप लोगों को टाइमली कंटेंट मिल जाया करेगा। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी ने क्लास 9th पार्ट 1 की टेक्स्ट बुक लॉन्च कर दी है, तो अब से हम लोग उसी बुक को फॉलो करेंगे और जो भी नोट्स यहाँ पे हैं या जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो उसी बुक पर बेस्ड होगा। तो अब तक हम चैप्टर 4 में लैंग्वेजेस, स्टोन एज, हमारे एंसेस्टर्स और ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। आज से हमें शुरू करना है नियोलिथिक रिवॉल्यूशन। देखिए, इससे पहले सब में एज वर्ड यूज़ हुआ, जैसे स्टोन एज, मीसोलिथिक पीरियड, मगर पहली बार नियोलिथिक के साथ रिवॉल्यूशन क्यों यूज़ हुआ? देखिए, रिवॉल्यूशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक पुराने सिस्टम को नए सिस्टम से रिप्लेस कर देना। अब वो चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हो, चाहे वो आप किसी लड़ाई लड़के उस चीज़ को पाते हैं या फिर आप समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में कही जाती हैं? ये रिवॉल्यूशन होता है। नियोलिथिक को हमने रिवॉल्यूशन क्यों कहा? क्योंकि ये समय था जब ह्यूमंस ने हंटरर और गैदरर वाली लाइफ को छोड़ के एक सेटलमेंट वाली लाइफ को चुना। इसके बाद यानी नियोलिथिक पीरियड से अब सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू करी ह्यूमंस ने। इसके पहले वो क्या थे? हंटरर और गैदरर, यानी वो शिकार करते थे और अपने खाने को इकट्ठा करते थे, यानी पेड़ों से तोड़ के लाना या इस तरीके से, मगर वो अपना खाना उगाते नहीं थे। हालांकि मीसोलिथिक पीरियड में कहीं कहीं हम देखते हैं कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हो गया था, शुरुआती दौर था, मगर बहुत बड़े चेंजेस यानी फुल चेंजेस, फुल लेवल चेंजेस हमें नियोलिथिक पीरियड में देखने को मिलते हैं। तो हंटर गैदर्स गेन्ड एडिक्वेट फैमिलैरिटी विद द सीजन। तो हुआ ये था, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, नियोलिथिक पीरियड आते आते काफ़ी गर्मी होने लग गई थी, यानी धरती का जो टेम्परेचर था वो बढ़ रहा था और उसी वजह से छोटे जानवर, नए तरीके के पौधे ह्यूमंस के सामने आए और इन चीज़ों को ह्यूमंस ने समझना शुरू किया कि किस समय कौन सा पीरियड, कौन सा पौधा उगता है, किस तरीके की क्रॉप उगती है, कौन सा जानवर किस समय में अपने ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है, यानी प्रजनन करता है। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने नोट किया और सारी चीज़ें नोट करने के बाद उन्होंने क्या किया? खुद डोमेस्टिकेशन कर दिया, यानी उनका पालन शुरू कर दिया। राइट? सो इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा भी है, द हॉलमार्क ऑफ दिस रिवॉल्यूशन was the domestication of selected animals and plants, यानी कुछ स्पीशीज़ को डोमेस्टिकेटेड कर लिया गया, यानी उनको पालना शुरू करा, ब्रिंगिंग देम अंडर ह्यूमन कंट्रोल एंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्रीड्स थ्रू कल्टीवेशन एंड हस्बेंड्री। तो हमने कल्टीवेशन शुरू करा, जानवरों को पालना शुरू करा और उनके जो मीट और डेयरी प्रोडक्ट थे, यानी जो दूध वगैरह था, उनका इस्तेमाल करना शुरू करा। तो अब हम वी वर नो मोर हंटर एंड गैदरर, अब हम हंटर गैदरर नहीं थे, हम लोग अपना खाना खुद उगा रहे थे। यहाँ पे लिखा है डोमेस्टिकेशन ऑफ सेलेक्टेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसके बाद आता है नियोलिथिक फार्मर्स मेड टूल्स। अब इससे पहले के टूल्स किस काम आते होंगे? ऑब्वियसली जो हंटर गैदरर है वो तो हंटिंग ही करेगा और हंटिंग के लिए ही टूल्स बनाएगा, बट अब से खेती कर रहे हैं तो वी विल मूव टूवर्ड फूड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। तो जो नए टूल बने वो फूड प्रोडक्शन के लिए बने, ओके, यानी खेती के लिए बने। नियोलिथिक पीपल इन्वेंटेड पोट्री एज वेल।
जो सामानों को स्टोर करने के लिए पोट्री का पहली बार जो निर्माण किया गया वो नियोलिथिक रिवॉल्यूशन में ही था। एंड फर्स्ट विलेज सेटलमेंट भी हमें नियोलिथिक रिवॉल्यूशन में ही देखने को मिलता है। तो ये जो सारी अचीवमेंट्स हैं ह्यूमंस की नियोलिथिक पीरियड में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देयर वाज ए ड्रास्टिक शिफ्ट, यानी एक बहुत ही अलग तरीके की ज़िंदगी को छोड़कर ह्यूमंस एक बहुत अलग तरीके की ज़िंदगी में प्रवेश कर चुके थे। अब अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये जो डेवलपमेंट है और ये जो एडवांसमेंट है ये हर जगह एक ही साथ आ गया था। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं डिफरेंट पीरियड्स आर गिवन, सॉरी डिफरेंट रीजन आर गिवन, और ये जो लाइन है इसमें आपको मेंशन किया गया है कि ईयर। सो हियर यू कैन सी वेस्ट अफ्रीका में पोट्री जो थी वो इंट्रोड्यूस हुई 10,000 में, मगर उसके बाद सेडेंट्री लाइफ आई, यानी उसके बाद सेटलमेंट लाइफ आई 5,000 में। सिमिलरली वेस्ट एशिया की बात करें, स्पेशली दिस जो पेनिनसुलर रीजन है, इन सब में आप देखेंगे सेडेंट्री लाइफ पहले शुरू हुई, बट पोट्री को आते आते कितना समय लग गया, 5,000 BC। तो यानी कहने का मतलब ये है एवरी एरिया, हर एक रीजन में अलग अलग समय पे ये चीज़ें हुई, राइट। यानी हर जगह ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम में नियोलिथिक पीरियड आ गया, नहीं, नियोलिथिक पीरियड जो है हर जगह अलग अलग टाइम पर आया, और उसका एग्जाम्पल वो जो पिक्चर है हमने उसमें देख लिया, राइट। कहीं पर पोट्री पहले आई, कहीं पे सेडेंट्री लाइफ पहले आई, कहीं कल्टीवेशन पहले शुरू हुआ, बट ऑल इन ऑल जो फीचर्स हैं, हर जगह के जो फीचर्स हैं वो सेम ही रहे, क्योंकि ह्यूमंस ने एक न्यू वे ऑफ लाइफ जो अचीव किया वो नियोलिथिक है। वैसे भी न्यू है, यानी ये रीसेंट वन है, इसीलिए हमने इसको इस तरीके का नाम दिया है। इफ़ वी टॉक अबाउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी सब कॉन्टिनेंट में कई लोगों को डाउट रहता है इंडियन और सब कॉन्टिनेंट क्या होता है। देखिए, व्हेन अ रीजन हैज़ अ डिफरेंट जोग्राफिकल सिस्टम एंड कल्चरल सिस्टम, हम उसको एक सब कॉन्टिनेंट बोल देते हैं विद इन एन कॉन्टिनेंट, राइट। जैसे कि अगर बात करें तो हमारे आसपास के रीजन, स्पेशली जो इंडिया है, मैं एक इंडिया आपको इस तरीके से दिखा दे रहा हूँ। वैसे दिस इज़ नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, बट फिर भी एक रफ रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ आपका जो नेपाल है, आपका बांग्लादेश है, और यहाँ पे श्रीलंका, पाकिस्तान, सो ये सारे रीजन जो हैं इनकी जोग्राफी काफ़ी सिमिलर है। मॉनसून से बारिश मिलती है, एंड दे डोंट हैव they have a tropical climate which is very different from China and other region above. so इसीलिए ये सारे रीजन को हम क्या बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एक अलग नाम दे दिया है, राइट। अब इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मेहरगढ़ इज़ द रीजन विच इज़ लोकेटेड ऑन बोलन रिवर। आज के टाइम में ये पाकिस्तान में है, बट पाकिस्तान भी आपको समझना होगा ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है। दो इट इज़ अ डिफरेंट कंट्री, बट इट इज़ पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज वहाँ का कल्चर हमारे कल्चर से काफ़ी मिलता जुलता है, और वहाँ की जो जोग्राफ़ी है वो भी इंडिया से काफ़ी मिलती जुलती है, इसीलिए ये नाम दिया गया है, राइट। सो इज़ द ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट डेटिंग बैक टू 7,000 BC। हालांकि हम ये मानते हैं कि 10,000 BC में नियोलिथिक पीरियड शुरू हो गया था, बट अगर हम एविडेंस की बात करें तो ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितनी पुरानी है, 7,000 BC, 7,000 BC प्लस 2026, क्योंकि 2026 चल रहा है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो गया आपका 9,026, यानी इतने साल पहले, 9,026 ईयर्स पहले कभी हमारे पूर्वज रहे होंगे मेहरगढ़ में। ओके ओके, सो इट्स पीपल बिल्ट हैंडमेड सन ड्राइड ब्रिक हाउसेस। देखिए, ब्रिक्स दो तरीके की होती हैं।
पहला होता है बेक्ड और दूसरा होता है सन ड्राइड। बेक्ड ब्रिक्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जो ईंटों से घर बनाते हैं आज के समय में, जो रेड कलर की जो ईंटें आती हैं, ये होती हैं आपकी बेक्ड ब्रिक, यानी इनको भट्टी में बेक किया जाता है। जबकि ड्राइड ब्रिक्स जो होती हैं वो सिंपली क्या होती हैं, थोड़ी ब्राउन कलर की होती हैं, मिट्टी के कलर की होती हैं, और उन्हें बस धूप में सुखाया जाता है। राइट। सो यहाँ पे देखा जा सकता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यानी जो रीजन था हमारा, इसमें मोस्टली किस तरीके की ब्रिक यूज हुई है, सन ड्राइड ब्रिक हाउसेस और ग्रेनरीज बनाए गए। ठीक है। दे यूज टू बरीड देयर डेड्स एंड मेड ए वेराइटी ऑफ ऑर्नामेंट्स। ठीक है। तो ऐसा कुछ उनके पास सेमी प्रेशियस स्टोन थे, लैपिस लजूली, कार्नेलियन और शेल्स, तो इन सब चीज़ों का वो यूज़ करते थे। तो यू कैन सी लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे। एक तो वो घर बनाने लग गए हैं, पहला सेटल लाइफ है, सन ड्राइड ब्रिक्स का यूज़ कर लिया, ग्रेनरीज बना ली क्योंकि अब बहुत ज़्यादा अनाज का उपज हो रहा है, उसको स्टोर करना है, तो उन्होंने ग्रेनरीज भी बना ली। अपने डेड बॉडीज़ को वो अब वो दफनाने भी लगे। इससे पहले क्या होता था, हम लोग हंटर गैदरर के केस में देखेंगे तो वहाँ पर डेड बॉडीज़ को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, नेचर के हवाले कर दिया जाता था, जैसी कि प्रैक्टिस अभी जो पारसी लोग होते हैं, जैसे हमारे रतन टाटा जी थे तो वो पारसी थे, तो उस समुदाय में अभी भी ये प्रैक्टिस होती है कि डेड बॉडी को नेचर के हवाले कर दिया जाता है। इसके बाद गिद्ध वगैरह या जो भी जिस भी चीज़ को उसे खाना है वो उसे खा सकता है, मतलब वो नेचर को एज इट इज़ रिटर्न कर दिया जाता था। मगर अब कुछ समय से वहाँ भी बदलाव आए हैं, डेड बॉडीज़ बर्न करी जाने लगी हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ओल्ड एज था, मतलब हमारा जो स्टोन एज था, वहाँ पर क्या होता था, डेड बॉडीज़ को नेचर के हवाले कर दिया जाता था, मगर अब हम देख सकते हैं उनको ग्रेव्स में दफनाने लग गए थे। ऑब्वियसली कल्टीवेशन की बात करें, वीट एंड बार्ले उगाया जाता था, रेज्ड शीप, गोट एंड इंडियन कैटल। दे वर ऑल्सो फर्स्ट टू मेक यूज़ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट, यानी कि कॉपर, देयर इज़ अ लिटिल मार्जिन। अगर हम बात करें न्यूलिथिक फेज़ और चालकोलिथिक फेज़ में, तो इंडिया में थोड़ा मर्जर दिखाई देता है। उसी रीजन में कई जगह पे आपको चालकोलिथिक कल्चर दिखाई देगा, कहीं पे आपको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन दिखाई देगा। तो ये क्यों अंतर है, क्योंकि जस्ट एक एडॉप्शन की बात है। कुछ रीजन्स ने कॉपर को यूज़ करना पहले सीख लिया दूसरे रीजन से, चाहे वो आसपास ही क्यों ना हो, उन्होंने एक दूसरे से यूज़ करना पहले सीख लिया, तो वो उस तरीके से यूज़ होने लग गया। तो यही डिफरेंस हो जाता है। ठीक है ना। सो दे वर द फर्स्ट टू यूज़ copper objects. By 2500 BC, most of the Indian subcontinent was occupied by Neolithic agricultural communities. यानी कितना समय लगा, 5000 साल लग गए लगभग, जब जाकर पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नियोलिथिक एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ फैल गईं। ये आपको समझना होगा कि एक साथ स्पेशली जो चेंजेस होते हैं लिविंग पैटर्न में, वो एक साथ नहीं आते हैं। आप आज का ही समय ले लीजिए, क्या दुनिया में हर कोई एआई का यूज़ कर रहा है? नहीं, कुछ लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो सकते हैं, जैसे चाइना है वो अपने यूज़ कर रहे हैं, मगर कुछ रीजन इंडिया में ऐसे हैं जो नहीं यूज़ कर रहे, अफ्रीका में कुछ रीजन्स हैं जो नहीं यूज़ कर रहे। तो वहाँ पे भी हो सकता है वो आने वाले समय में पहुँच जाए, मगर ये धीरे धीरे होता है, बहुत जल्दी नहीं होता है। अब बात करते हैं हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा किस चीज़ का, चालकोलिथिक कल्चर का। चालकोलिथिक कल्चर क्या होता है, जहाँ पर हमारा कॉपर का यूज़ होता है। क्या, किस चीज़ का यूज़ होता है, कॉपर का यूज़ होता है। ठीक है ना। सो ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन जो थी वो चालकोलिथिक कल्चर का हिस्सा थी। मींस ये वो सभ्यता थी जो कॉपर का इस्तेमाल करना
जानती थी। So introduction of copper tools in the fertile alluvial plains of Indus and the Ghaggar Saraswati basin enhanced productivity। तो जो पिछले हमने जो देखा था न्यूलिथिक में लिखा हुआ था कि दे वर द फर्स्ट वन टू यूज़ कॉपर टूल्स, अब वो कॉपर टूल्स लेके कहाँ पहुँच गए, वो इंडस रिवर के पास पहुँच गए। अब यहाँ पे पानी तो था ही, वाटर की अवेलेबिलिटी हो गई, और उन्होंने उन टूल्स को यूज़ किया फॉर कल्टीवेशन एंड द रिज़ल्ट वाज एनहेंस्ड प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई और इंक्रीज्ड प्रॉस्पेरिटीज़ इन दिस कम्युनिटी, यानी इन कम्युनिटीज़ का विकास हुआ, इन्होंने बहुत तेज़ी से विकास किया। ठीक है ना। अब जब भी आपको एक बात समझने की ज़रूरत है, जब भी एक्स्ट्रा फूड होता है, क्योंकि कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कल्टीवेशन जब ज़्यादा होगा यानी प्लस में होगा, तो लोग क्या करेंगे, दे शिफ्ट टुवर्ड अदर एक्टिविटीज़, यानी अब उन्हें खाने की तो चिंता नहीं है, क्योंकि ह्यूमन की बेसिक नीड क्या है, खाना और पानी है। अगर ये दो चीज़ें मिल गई हैं आपको, तो व्हाट यू विल डू, दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन अदर थिंग, और इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क। So art and craft work during Harappan period included pottery making, copper work, shell work and the production of semi-precious stone beads। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये पॉसिबल इसीलिए हो पाया क्योंकि देयर वाज सरप्लस फूड, खाने की बहुतायत थी। अब खाना मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी टेंशन किसी को नहीं थी। ठीक है, तो इसीलिए लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि भैया वी कैन टेक अदर प्रोफेशन एज वेल, तो लेट्स टेक द अदर प्रोफेशन, और इसीलिए वो इस चीज़ से बाहर आ पाए। और हम देखते हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में देयर वर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ टेकन, और इस वजह से इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड सोसाइटीज़ ड्यूरिंग दैट टाइम। उनके पास पोट्री से लेके कॉपर में एक एडवांसमेंट कर लिया उन्होंने, ट्रेड रिलेशन, तो वो काफ़ी कुछ अचीव कर पाए। द ओनली रीज़न वॉज सरप्लस ऑफ फूड। एविडेंस ऑफ अर्ली हरप्पन बीड प्रोडक्शन इज़ फाउंड फ्रॉम हरप्पा इन पाकिस्तान एज वेल एज फ्रॉम कुनाल इन हरियाणा एंड दतराना इन गुजरात। So these all were the region that was covered by this Sindhu Saraswati civilization, and we have evidence of bead making from Pakistan, Haryana and Gujarat. So actually this Harappan civilization, it was spreaded over a very long area, और उनमें से कुछ रीजन जो है यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्ट मेंशन किया गया है। तो 7000 to 550 BC, तो ये जो आप कह सकते हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की प्री हरप्पन सेटलमेंट्स हैं। राइट, ये वाला जो है, इसके बाद दे मूव्ड टूवर्ड अ मोर एडवांस सोसाइटी, एंड अराउंड 2500 BC दे वर एबल टू बिकम अ डेवलप्ड सोसाइटी। राइट, तो इसीलिए हमने इनको नाम दिया सिविलाइजेशन। फर्स्ट टाइम, मतलब सिविलाइजेशन क्यों, क्योंकि इससे पहले हमने सिविलाइजेशन यूज़ ही नहीं किया था, नियोलिथिक में भी नहीं यूज़ किया। तो सिविलाइजेशन क्यों, क्योंकि पहली बार उन्होंने कुछ आइडियाज़, कुछ सोसाइटी का मैनेजमेंट, और उन्होंने साइंटिफिक अचीवमेंट पा ली थी। Right, they have their own system of government, they have their own system of society, they have their own system of technology। तो ये सारी अचीवमेंट उनको किस तरफ क्या बनाती हैं, एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन बनाती है। इसीलिए हम इसके पीछे सिविलाइजेशन वर्ड यूज़ करते हैं। अगर हम देखें तो
प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन ने क्या क्या अचीव कर लिया था, उन्होंने पोट्री बना ली थी, सेमी प्रेशियस बीड बना लिए थे, शेल बैंगल्स बना लिए थे, टेराकोटा एंड कॉपर वर्किंग कर ली थी, राइट। और साथ ही साथ सील वगैरह, जो सील्स हड़प्पन सील्स हैं वो पहले भी यूज़ होती थी, बट दे बिकेम मोर बेटर, दे बिकेम मोर एडवांस ड्यूरिंग दी this advanced we can say the mature phase of Harappan settlement। तो हड़प्पा का जो मैच्योर फेज था वो ये था, और यहाँ पर और भी एडवांसमेंट हो गई थी चीज़ों में। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हड़प्पा हैड देयर ओन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। तो मैंने इसीलिए आपको बताया कि वो सिविलाइजेशन क्यों थी, क्योंकि देखिए साइंटिफिक अचीवमेंट भी उनकी बहुत है। स्टैंडर्ड वेट बना लिए, मेजरमेंट सिस्टम बना लिया, ट्रेड रिलेशन हो गए, गवर्नमेंट का सिस्टम डेवलप कर लिया, वाटर मैनेजमेंट है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो रहा है। तो वो काफ़ी एडवांस हो गए थे अपनी चीज़ों को लेके। अब लेट मी शो यू वन मोर चार्ट। दिस इज़ NCERT टेक्स्ट बुक विच आई एम यूजिंग, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक मैं आपको ये दिखाना चाहता था, जो एक टाइम बताएगा आपको कि अर्ली हड़प्पन पीरियड जो है वो 3300 BC से 2600 BC तक था। मैच्योर फेज जो है वो 2600 से 1900 BC तक है। और लेट हड़प्पन इन ए सेंस यानी आफ्टर फॉल ऑफ हड़प्पा, डिक्लाइन जो हुआ सिटीज़ का, उनका जो एडवांसमेंट था वो धीरे धीरे घटता चला गया। दे अगेन बिकम ए रूरल सोसाइटी, और ये 1300 के आसपास पूरी तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी। ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन आउटसाइड इंडिया, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि इंडियन वर्स द ओनली वन हु वर एबल टू अचीव दीज एडवांसमेंट, ऐसा नहीं है। और भी लोगों ने इसको पाया। देयर वर एक्चुअली 4 इन नंबर। हम एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। सो पहले हम देख लेते हैं इनके बारे में। द हड़प्पन सिविलाइजेशन अलोंग दी सिंधु सरस्वती रिवर। तो पहला क्या था हमारा अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन। और आपको ये ध्यान देना है मोस्टली ये कहाँ थे? रिवर प्लेन्स पे थे, क्योंकि खाना चाहिए था। क्योंकि अगर खाना होगा तभी आप दूसरी एक्टिविटी पे फोकस कर पाएंगे। तो इसीलिए ये कहाँ थे? रिवर प्लेन्स पर ये जनरली डेवलप हुआ था। तो हमारी जो अपनी सभ्यता हड़प्पन सिविलाइजेशन वो कहाँ थी? सरस्वती सिंधु रिवर, सिंधु सरस्वती रिवर, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस रिवर, इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल रिवर, एंड चाइनीज सिविलाइजेशन जो था वो ह्वांग ही बेसिन इन नॉर्दर्न चाइना, राइट। इफ़ वी टॉक अबाउट इंडियाज़ रिलेशन विद दीज सिविलाइजेशन, तो क्या इंडिया का इनके साथ कुछ लेना देना था? क्या हमारा इनके साथ कोई रिलेशन था? यस, वी यूज टू शेयर अ वेरी गुड रिलेशन, बट ज़्यादा रिलेशन हमारा जिसके हमें एडवांस मतलब हमें प्रूफ मिले हैं वो मेसोपोटामिया के साथ था। हो सकता है रहा हो चाइना के साथ भी या इजिप्ट के साथ, बट वी डू नॉट हैव एनी प्रूफ्स फॉर दैट। तो जो प्रूफ होगा हम उसी की बात करेंगे। तो इसीलिए प्रूफ्स हमारे पास सिर्फ मेसोपोटामिया के रिलेशन के हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि हमारा यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेसोपोटामिया के साथ अच्छा ट्रेड रिलेशन था। ओके। तो अभी हमें क्या करना है? एक एक करके सारी सिविलाइजेशंस को स्टडी करना है। आज हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का थोड़ा सा पार्ट देखेंगे, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा पूरा देखेंगे तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन तीनों को कवर कर लेंगे। हाफ ऑफ मेसोपोटामिया विल रिमेन एंड बाकी चीज़ें जो है वो उसी टाइम कवर हो जाएंगी। ठीक है। सो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, अर्लीस्ट सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन इमर्ज्ड इन मेसोपोटामिया। तो हम जो सिटी लाइफ की बात कर रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन की,
उससे भी पहले मीसोपोटामियंस ने ये अचीव कर लिया था। यानी उनकी जो सिटीज़ हैं वो हड़प्पन से थोड़ी सी पुरानी हैं। तो दे वर दी अर्लीस्ट। मीसोपोटामियन इज़ ए ग्रीक वर्ड। तो मीसोपोटामिया का मतलब क्या होता है? इट्स ए ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है लैंड इन बिटवीन। क्यों लैंड इन बिटवीन? बिकॉज दिस मीसोपोटामिया वॉज लोकेटेड बिटवीन यूप्रेट्स एंड टाइग्रिस रिवर, right? The arrival of copper helped improve agriculture and other economic activities such as craft production and trade। ये तो हमने पहले भी कहा है कि जैसे जैसे आपका एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट होता है वैसे वैसे क्या होगा, ज़्यादा लोग फ्री हो जाएंगे और वो किस तरफ चले जाएंगे, वो दूसरी एक्टिविटीज़ में चले जाएंगे। ठीक है ना? तो उससे क्या होगा, एडवांसमेंट होती है, दूसरी चीज़ों में आपका ज़्यादा एडवांसमेंट होने लगती है। और ऑब्वियसली इसी कारण की वजह से, क्योंकि खाना चाहिए था, इसीलिए मीसोपोटामिया कहाँ था? लैंड इन बिटवीन दो रिवर्स, यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस रिवर। ठीक है। अब मीसोपोटामिया में भी जो फर्स्ट सिविलाइजेशन जो ग्रो हुई वो थी सुमेरियन सिविलाइजेशन। एक रीजन है वहाँ पे सुमेरियन सिविलाइजेशन डेवलप हुए। ठीक है ना? सो इट वॉज द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट सिटी बेस्ड सिविलाइजेशन। कहाँ पे डेवलप हुई? सदर्न मीसोपोटामिया में। और एक पर्टिकुलर रीजन में, सुमेरियन एक रीजन था, तो वहाँ पे जो ये डेवलप हुई, ये मीसोपोटामिया के सदर्न में था। सो दिस बिकेम अ मोर एडवांस सिविलाइजेशन कंपेयर टू द नॉर्दर्न रीजन। मेजर सिटीज़ जो थी वो एक तो उर थी, एंड ये यहाँ पे अर्बन लाइफ का एडवांसमेंट देखने को मिलता है। मेजर सिटी सच एज उर इमर्ज एज इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ अर्बन लाइफ। तो अर्बन लाइफ याद रखिए, मीसोपोटामिया का सदर्न रीजन, राइट, नीचे वाला पार्ट में सुमेरियन रीजन था, उसमें भी इम्पोर्टेंट सिटी क्या है आपकी? उर। The Sumerians made significant advancement in irrigation by constructing dams and canals। Obviously ये एक बहुत बड़ा फीचर रहा है। अगर आप मीसोपोटामियन सिविलाइजेशन को देखते हैं, सो दे वर वेरी सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग वाटर। ये एग्जैक्टली रिवर के किनारे नहीं थे, बट ये रिवर को चैनलाइज करते थे, उससे कुछ छोटी छोटी नहरें निकालते थे और उनसे सिंचाई करते थे, यानी इरिगेशन करते थे। सो दिस फीचर वॉज एब्सेंट इन केस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हमें ये हड़प्पा में देखने को नहीं मिलता, बट हाँ सुमेरियन सिविलाइजेशन यानी मीसोपोटामियन सिविलाइजेशन, उन लोगों ने नहर का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था उन दिनों, और इसीलिए शायद वो ज़्यादा एडवांस्ड स्टेज पर पहुंच पाए, क्योंकि ज़्यादा एरिए तक वो पानी पहुंचा पाए। क्योंकि ये रिवर है, तो रिवर के आसपास तो मान लीजिए आप यहाँ खेती कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे, बट इफ़ यू हैव अ चैनल, कैनाल है, तो वो कैनाल आप दूर तक पानी ले जा सकते हैं, एंड यू कैन कल्टीवेट अ बिगर रीजन, जो कि इन लोगों ने किया था, राइट। दे इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ मड ब्रिक्स एंड बर्न्ड ब्रिक्स इन कंस्ट्रक्शन। यानी कि वो दोनों तरीके की ब्रिक्स का यूज़ करते थे, मगर आप उसको क्लोजली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर मड ब्रिक्स का ज़्यादा यूज़ था। मड ब्रिक क्या होती है? ये वही आपकी ड्राइड ब्रिक्स भी है, यानी जो सन में, यानी जो जिसको बना के सूरज की गर्मी में सुखाने के लिए डाल दिया जाता है, और फिर जो ब्रिक तैयार होती है उसे हम मड ब्रिक या ड्राइड ब्रिक्स भी कहते हैं। बर्न्ट ब्रिक्स में क्या होता है? आपको उन्हें जलाना होता है और उसके बाद ब्रिक तैयार होती है। क्योंकि ये इलाके बहुत सूखे इलाके थे, धूप बहुत इजीली अवेलेबल थी, तो इसीलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा ड्राइड ब्रिक्स देखने को मिलेंगी। हालांकि बर्न्ड ब्रिक्स भी यूज़ हुई हैं, मगर क्योंकि यहाँ पर जो फ्यूल था, खासकर जो वुड वगैरह थी, उसकी सप्लाई कम थी, इसीलिए यहाँ पर आपको बर्न्ड ब्रिक्स कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म होता है। कल हम फिर से मिलेंगे और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।
तब तक आप सब लोग पढ़ते रहिए और नई चीज़ें सीखते रहिए। नमस्कार।